मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर खबर है, अवधेश प्रसाद से डर गई है बीजेपी। सुरेंद्र राजपूत ने ये दांव खेल दिया है। उनका कहना है कि मिल्कीपुर सीट पर 9 की 9 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं मिल्कीपुर की सीट का ऐलान नहीं हुआ है, उस उपचुनाव का नहीं हुआ है ऐलान, जिस पर उनका ये कहना है। हालांकि आपको बता दें कि जिन्होंने अवधेश प्रसाद का सर्टिफिकेशन किया था, उन वकील के जो ओरिजिनल पेपर्स थे वो फर्जी पाए जाने की वजह से मामला एक याचिका में लंबित है और इस वजह से वहां का अनाउंसमेंट नहीं किया गया, ऐसी जानकारी दी गई है। पहले आपको सुना देते हैं सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा, फिर सीधे चलेंगे सुधांशु जी से जवाब लेने। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है? जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही है। क्यों नहीं करा रही है उपचुनाव? बाकी जगहों पे आपने 9 उपचुनाव कर दिए और याद रखिए 9 की 9 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। सिंबल किसका किस सीट पर होगा ये हमारा हाईकमान तय करेगा, अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन 9 की 9 सीटें हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद की वजह से मिल्कीपुर की सीट का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट ही वो सीट है जो खाली करके अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट जीते थे। और उनको ट्रॉफी की तरह, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, दोनों ने पार्लियामेंट में आते ही सबसे पहले उनको सामने किया कि देखिए ये सबसे बड़ी हमारी जीत के प्रतीक है। सुधांशु जी देखिए, विचित्र प्रकार के तर्क कांग्रेस के प्रवक्ता देते हैं। चुनाव आयोग तय करता है और इसमें कानूनी और तकनीकी पक्ष को देकर तय किया गया। वो कह रहे भारतीय जनता पार्टी तय कर रही। मुझे तो समझ में नहीं आता है। अवधेश प्रसाद हैं प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के और अति उत्साह में नजर कांग्रेस नजर आ रही है। ये इंडी गठबंधन का तो गणित ही समझ में नहीं आता है। अभी बाई इलेक्शन हुए थे, आप याद करिए, बंगाल में सब एक दूसरे के खिलाफ लड़े, फिर भी कांग्रेस ने कहा इंडी गठबंधन जीत गया। मेरे भाई जीत गए तो एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ रहे थे? अभी आइए, वायनाड घोषित हुआ है, बताइए वहां कम्युनिस्ट लड़ेंगे कि नहीं प्रियंका गांधी जी के खिलाफ? फिर ये तो बड़ी मजेदार बात है, कम्युनिस्ट लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेंगे, जो भी जीत जाएगा वो कहेगा बीजेपी को हरा दिया। यानी जहां पर वायनाड में भाजपा सांगठनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बहुत कमजोर स्थिति में है, वहां दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। तो मुझे लगता है इस प्रकार के जो तर्क और कुतर्क देने का प्रयास होता है, देश की प्रबुद्ध जनता अब उसको समझ चुकी है। और मुझे यह भी लगता है कि एक हिंदी में कहावत होती कि काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। तो जो कुछ लोकसभा चुनाव में कभी भ्रम और विभ्रम की जो राजनीति की गई थी, अब देश की जनता उससे भी क्रमशः ऊपर निकलते चली आ रही है। हरियाणा ने कहीं न कहीं उसका संकेत दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड में वह संकेत और अधिक स्पष्ट और मुखर रूप से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एक बार शुरुआती कमेंट सबसे ले लेते हैं, फिर एक एक करके सबके पास मैं आऊंगी। आपके पास चरण सिंह सापरा साहब जल्दी से आते हुए। देखिए, बीजेपी तो खुल के कह रही है कि हमारी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, हमारे नेतृत्व में चुनाव होगा, 150 के आसपास सीटों पर वो लड़ेंगे, बाकी 80, 85, 90 के आसपास पर शिंदे गुट और 35 से 45 पर अजित पवार। यहां पर क्या मामला आपका स्टैटिक हो गया है, बावजूद इसके कि आपकी स्ट्राइक रेट कहीं ज्यादा थी, लगभग डबल थी, 43 अगर यूबीटी गुट का था तो आपका 76% था। बावजूद इसके क्या बराबर सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी और यूबीटी गुट लड़ेगा? उद्धव ठाकरे गुट 100 सीट, ऐसा साहिल हमारे सहयोगी ने बताया है। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि महाविकास आघाड़ी का एक ही एजेंडा है कि हमें विनेबिलिटी यानी जिताऊ जो व्यक्ति है उसको सीट देनी है। वो चाहे तीनों में से किसी भी पार्टी का हो, किसी भी घटक दल का हो, जीतने वाला होना चाहिए। हमारा एजेंडा ये है। और जिस तरह से महायुति ने जो पिछले 2.5 साल में कार्यभार किया है, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि ये महायुति जो है महाघोटाला सरकार है, महाभ्रष्टाचारी खोखे सरकार है। किस तरह से ये सरकार बनी है, ये महाराष्ट्र की जनता जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसीलिए लोकसभा के अंदर इस तरह के नतीजे आए हैं और इसीलिए महायुति और भारतीय जनता पार्टी खास करके जो 23 सीटें लड़ने के बाद भी मात्र मेरे ख्याल से 7 या 9 सीटों पर जीत करके आई भारतीय जनता पार्टी। इससे नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन है महाराष्ट्र के अंदर वो खिसक गई है। यहां पर अनेक मुद्दे, इसको हरियाणा से भी कंपेयर करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा का चित्र अलग था। हरियाणा छोटा राज्य है, यहाँ 288 सीटें हैं, यहाँ के मुद्दे अलग है। यहाँ पर जनता को पता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, जो कानून व्यवस्था है, वो किस तरह से डिटोरिएट हुई है। एक पूर्व मंत्री को सड़क पर खड़े
गोली मार के चले जाते हैं। यहां पर गणपत गायकवाड़ बीजेपी का एमएलए कल्याण के पुलिस स्टेशन में शिंदे सेना के पूर्व विधायक को गोली मारता है। उसके बाद में अभिषेक गोसालकर जो उद्धव सेना का काउंसलर था, उसे शरेआम एफबी लाइव के समय गोली मार दी जाती है। सचिन कुर्मी सड़क पर चल रहा होता है, अजीत पवार की पार्टी का नेता, उसके ऊपर 20-22 स्टैबिंग होती है, सड़क पर मार दिया जाता है। तो जिस तरह से कानून व्यवस्था टूटी है, चरमराई है, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ है और जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यहां पर किसानों की कर्ज माफी नहीं हो रही है, टोल माफी हुई लेकिन किसानों की कर्ज माफी नहीं हो रही है। मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, आपका भी होम ग्राउंड है क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र में लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, आपका भी होम ग्राउंड है, तो आप ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। जल्दी से एक बार सुधांशु जी इसका जवाब दे दें, फिर अन्य मेहमानों के पास चलूंगी। सुधांशु जी, वो कह रहे हैं हरियाणा की हार यहाँ पर बताने से नहीं चलेगा, यहाँ पर सिचुएशन अलग है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद देखिए ये भी एक चुनावी मुद्दा वहां बनता हुआ दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं सापरा साहब जी की बात से सहमत हूं। यहां सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जहां तक महायुति की बात है, वहां पर सीटों का जो शेयरिंग है वो लगभग मोटा मोटा बाय एंड लार्ज तय है, क्योंकि हमारे अंदर का जो समीकरण और संतुलन है वो भी व्यवस्थित है। यदि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो लोकसभा में भी वोट प्रतिशत और उसके हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है महायुति में। मगर इनके यहां समीकरण बदल गया है। विधानसभा में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी महाविकास अघाड़ी में, और लोकसभा में वो नंबर 1 की पार्टी हो गई है। शिवसेना हमारे साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती थी, तो सीटों का सामाजिक समीकरण और राजनीतिक समीकरण एक अलग आधार पर निर्धारित था। अब इन्होंने जो कहा कि वो जो वोट बैंक है ना, वो सब मजबूती से लड़ेंगे, सापरा साहब यही समस्या है। वो जो मजबूत वाले वोट बैंक वाली सीटें हैं ना, उस पे तीनों में से सबकी नजर है कि मुझे वो वाली सीटें लड़ने को मिल जाएं तो मेरी टैली सबसे बढ़ जाएगी, क्योंकि पवार साहब तो कह चुके हैं कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आएंगी वो ख्वाबों ख्यालों वाला मुख्यमंत्री बनेगा। तो जो भी तमन्नाएं हैं वो तो उस मजबूत सीटों के आधार पर होंगी। तो ये चुनौती इनके लिए अधिक वहां पर समस्याजनक होने वाली है। इसमें हमारे, और इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, तो मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, ये वही महाराष्ट्र लोग भूले नहीं है महोदय। 26/11 का हमला, 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेन के ब्लास्ट, नागपुर पुणे का बेस्ट बेकरी कांड, क्या क्या नहीं हुआ था। और केवल नवंबर 2008 में मुंबई हमले के 8 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म अल शेख में डिक्लेरेशन साइन किया था और कहा था कि शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकवाद से। उल्टा बलूचिस्तान को उसमें मान लिया था। मतलब मुंबई में उनको प्रूव नहीं कर पाए और ऊपर से इनके एक नेता हिंदू आतंकवाद बोलने लगे और जाके वहां शर्म अल शेख में कह दिया हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। महाराष्ट्र की धरती ये भूल नहीं सकती है। नागपुर का धमाके हो या मुंबई के धमाके हो या पुणे के धमाके हो, लोकल ट्रेन के धमाके हो, वो सारी की सारी चीजें याद हैं। और उसके मुकाबले कितना बड़ा बदलाव आया है इस सरकार के दौरे हुकूमत में। दुबे जी बहुत विचाराधीन लग रहे हैं भाई, दुबे जी बहुत विचार में लग रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। दुबे जी, आपका अलग अवतार अभी दिखा, जैसे चुनावी तारीखों का मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐलान किया, आपने राजीव जी के नाम पर एक वीडियो संदेश भेज दिया कि आपको महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लायक समझा आपने, चुनाव लायक आपने समझा। अरे सर, टाइम से ही तो हो रहा है ना चुनाव, हैं दुबे जी? जी अंजना जी नमस्ते। रामधारी दिनकर साहब की रचना की कुछ विशेष पंक्तियां हैं। याचना नहीं कि अबरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। तो जब युद्ध भीषण होगा तो चेतावनी भी भीषण ही होगी। जिस प्रकार 10 से ज्यादा महानगर पालिकाओं के चुनाव पिछले कई महीनों से लंबित थे, हम गुहार लगा रहे थे कि हमारे महाराष्ट्र के चुनाव समय पे करवा दीजिएगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ हमारी उम्मीद थी, नहीं हुआ, तो हमने सोचा चलो 26 नवंबर से पहले चुनाव आयोग करेगा। तो चुनाव आयोग ने करा तो हमने कह दिया कि भैया धन्यवाद, लेकिन चुनाव को पारदर्शी रूप से करवाना, पक्ष और विपक्ष में भेद मत करना। जैसे टीएन शेषन साहब का जमाना हम याद करके खुश होते हैं, विश्वास में आते हैं, वैसे ही आपको राजीव कुमार जी को भी हम याद करें। कहीं ऐसा न हो जाए कि शरद पवार साहब की पार्टी को आप नकली पार्टी बता दें, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना को आप नकली शिवसेना बता दें। तो इतनी तो राजनीति में गरिमा होनी चाहिए कि हम लोकतंत्र और संवैधानिक दायरे में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए अपने विशेष अधिकारियों से भी निवेदन कर सकें। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अभी चुनाव का समय चल रहा है। 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को नतीजे हैं। 23 नवंबर को जनता बन जाएगी सिकंदर, और जनता जब सिकंदर बन जाएगी अंजना जी, तो सबको अच्छी तरह पता है कि उस सिकंदर का बेताज बादशाह अगर कोई है तो वो है महाविकास आघाड़ी।
क्योंकि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व को लोगों ने 2019 से 2022 के बीच में देखा है और लोगों ने महाझूठी सरकार को भी देखा है, जो केवल जुमलेबाजी करती है, योजनाओं की बरसात करती है, वो भी कब, जब चुनाव के दहलीज में आ जाते हैं तब। 2 वर्ष, 2.25 वर्ष इनके पास थे, कोई योजना याद नहीं आई, कोई लाडली बहन नहीं याद आई, कोई लाडला भाई नहीं याद आया, कोई दिवाली के गिफ्ट याद नहीं आए, कोई टोल फ्री याद नहीं आया। सब कुछ चुनाव के 10 दिन 5 दिन के अंदर इन्होंने किया है। तो जनता भी एक योजना लाई है, अंजना जी, जनता एक योजना लाई है, लाडली विदाई योजना। अरे पर एक बार तो अपने नेता का नाम ले योजना पूरे महाराष्ट्र में, पर एक बार तो अपने नेता का भी नाम 23 लीजिए। नवंबर को उद्धव ठाकरे के नाम की गर्जना तो आप कर ही नहीं रहे, बस महाविकास से आघाड़ी कर रहे हैं। मैं वही तो, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी विनोद जी के एक सवाल नेतृत्व में ही पूछे। लड़ेंगी। उद्धव बाला साहब जी। अरे आनंद जी, ये बताइए, आपने अपने सहयोगियों को इसके लिए मना लिया है कि उद्धव जी को आगे करके चुनाव लड़ें? उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी ने अच्छा काम किया है, तो स्वाभाविक सी बात है आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में अच्छा काम करने वाली है। हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है, कोई सापरा साहब से पूछेंगे, सापरा साहब से पूछेंगे कि उनको नाम स्वीकार्य है कि नहीं है। जल्दी से सापरा साहब 2 लाइन का जवाब। वो कह रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, क्या आप लोग इसके लिए सहमत हैं? उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनको चेहरा रखकर। देखिए, ऐसा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे साहब ने अब जो 2 दिन पहले महाविकास आघाड़ी की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कुछ पत्रकारों ने यही सवाल पूछा था, तो उद्धव ठाकरे जी का ही उत्तर था कि पहले महायुति अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे, पहले महायुति अपना चेहरा डिक्लेयर कर दे, फिर हम भी कर देंगे। भाई, उन्होंने खुद ही ये बात कही है, मुझे तो इसमें बहुत सारा स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर लोकतंत्र जिंदा है। हमने पहले ही सबने कहा है कि सबको जीतने दीजिए, उसके बाद में पहले हमारा काम है जीतना भारतीय जनता पार्टी और महायुति है जो गुंडा युति है, इसको हराना। ये पहला काम है, इसको पहले हराएंगे तब ना हम कुछ कर पाएंगे। आपको पूरा एकदम वर्बैटिम उन्होंने सुना दिया। हाँ। अंजना जी, ऐसा है कि अभी चुनाव आयोग ने आज आचार संहिता लगाई है, अभी हम चुनाव में जा रहे हैं, अभी हमें 2-3 काम करने बाकी है। सीटों का बंटवारा बताना बाकी है, कौन कहां से लड़ेगा वो बताना बाकी है, मुख्यमंत्री पहले देंगे कि बाद में देंगे ये बताना बाकी है, नेतृत्व किसका होगा ये बताना बाकी है। कुछ चीजें पिटारे में अभी बंद है, समय पर खोल दिए जाएंगे। आशुतोष जी खूब जोर से हंस रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी आप जवाब देना चाह रहे थे, आप बोलिए, उसके बाद से बोलिए। दूसरे आशुतोष भी बैठे हैं। एक आशुतोष बस 2 लाइन में, ज्यादा नहीं। पहली बात, भाई आनंद दुबे जी ने एक पंक्ति कही थी, भैया मुझे याद है, ये तो अप्रैल 87 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के संकल्प के समय महंत रामचंद्र परमहंस दास जी ने गवाही थी, मैं भी वहां बालक के रूप में था, कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। और आप लोग भी उस रण के साथ खड़े थे, आज रण छोड़ के याचना करने के लिए वहां चले गए। और मैं चरण सिंह सापरा जी से कहना चाहूंगा, इनकी याचना पे स्वीकार करिए, कुछ गौर करिए। इन्होंने, आनंद दुबे जी ने बताया पहले ये तय हो जाए, पहले वो तय हो जाए, तब मुख्यमंत्री पता चलेगा। सापरा साहब, बाकी सब तो इन्होंने बुलाया, मुख्यमंत्री की जात बता दीजिए जरा, क्योंकि आजकल आपके नेता को बड़ा चस्का लगा हुआ है ना, तो सिर्फ ये बता दीजिए, महाविकास आघाड़ी के ख्वाबों ख्यालों वाली सरकार का मुख्यमंत्री किस जात का होगा।